राजीव गुप्ता सर, अनिल सर ने कई सारी चीजों को सामने रख दिया। जिस तरीके से मीटिंग को लेकर के चर्चाएं आ रही थी मीडिया से और तमाम दूसरे दूसरे माध्यमों से, एक तो अनिल सर ने उस पर पूरा 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 उसको सिरे से खारिज करने का काम किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, ये सारी चीजें केवल और केवल दिखाने की बात रहेगी। एक चीज और सर, अहम ब्रह्मास्मि वाले जो कृष्ण का उन्होंने जिक्र कर दिया, तो अब ये जो महायुद्ध एक तरीके से जिसको देखा जा रहा है कि वो सारी तैयारी 24 को लेकर के चल रही है, वो सब चीजें ठीक है। सर, शिवराज सिंह चौहान का भी जिक्र हुआ। मध्य प्रदेश में सर जो कैंपेन चल रही है उसमें मोदी के साथ साथ शिवराज के चेहरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या राजस्थान में ऐसे किसी नेता की जरूरत मोदी को नहीं पड़ेगी? क्योंकि हालांकि ये तो पहले से ही क्लियर है कि मोदी जी खुद एक तरीके से राजस्थान का चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वहां का जो प्रभार है वो मोदी जी के हाथ में सीधे सीधे है। मध्य प्रदेश का अमित शाह के हाथ में है, जो है छत्तीसगढ़ का जेपी नड्डा को दिया गया था, और तेलंगाना जो है वो बीएल संतोष साहब को दिया गया था। इस तरीके से एक पूरा प्रभार का काम किया गया था। जब ये इस पर भी हम लोगों की एक बार बात हो चुकी है कि किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है और मोदी जी को इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। तो क्या बिना किसी स्थानीय नेता के ही वहां पर पूरा चुनाव लड़ा जाएगा? मोदी का चेहरा ही वहां पर आगे रखा जाएगा? पूरा कैंपेन मोदी को लेकर के ही चलाया जाएगा इसमें? और दूसरा ये कि वसुंधरा राजे सिंधिया की जिस स्थिति की बात अभी हम कर रहे थे, अब दो स्थितियां सामने खड़ी हो गई सर। एक जो अनिल सर ने कहा, जिसको सिरे से उन्होंने सब कुछ खारिज कर दिया, और दूसरी वो जो मीडिया में चलाई जा रही थी। इन दोनों दोनों पर आपकी टिप्पणी सर। एक स्तर तक जो साथी ओम सैनी ने और अनिल जी ने जो बात कही है उससे मैं सहमत हूँ एक एक्सटेंट तक। लेकिन इसमें राम प्रकाश जी चीजें केवल इस स्तर पर नहीं है। हमको ये देखना पड़ेगा कि इस बदलते दौर में, विशेष रूप से जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव के बाद क्या कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, और उसके बाद में अब इंडिया, और दूसरी तरफ बीजेपी, सामाजिक राजनीतिक चरित्र में बदलाव आया है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी पिछले 10 साल की अपनी जो एक मशक्कत उनकी रही है और जिसने उनके अंदर एक एथॉरिटेरियनिज्म को लेजिटिमेसी दी है, उसके नेतृत्व को, वो उस एथॉरिटेरियनिज्म को इतनी जल्दी छोड़ देंगे। वो इसको छोड़ने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि वहां पर सही कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी इनके अलावा कोई है जो उस पूरे के पूरे फ्रेम के अंदर एंट्री की संभावनाओं को भी तलाश सके। एक तो ये पार्ट है जिसमें कि मुझे लगता नहीं है कि अमित शाह जी की और नरेंद्र मोदी जी की जो सत्ता है, राजनीतिक सत्ता अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, उसको किसी प्रकार की कोई चुनौती कोई दे सकता है। वो अभी संभावनाएं नहीं है उनके लिए, वो अपने उसी एथॉरिटेरियनिज्म के ऊपर आधारित है। लेकिन राजस्थान के अंदर ये बात सही है कि अगर कोई जना कर सकते हैं बीजेपी के अंदर तो वो वसुंधरा राजे कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतने लंबे अरसे तक वसुंधरा राजे जी की जो उपेक्षा की गई, क्या उस उपेक्षा को वो इतनी जल्दी भूल करके इस प्रकार का जो एक एथॉरिटेरियनिज्म वाला जो रोल अमित शाह जी का और नरेंद्र मोदी जी का रहा है, उसके साथ में उनका अपना कोई संपर्क या समझौता हो पाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि राजस्थान के लोग वसुंधरा राजे जी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो अपनी कंडीशंस पर काम करती हैं, उनकी अपना उनका अपना एक आधार है, और उस आधार में उनकी अपनी कोई, वो किसी को अलाउ नहीं करती हैं कि उस जनाधार के अंदर कोई उनको जाकर के चुनौती दे सके। ये दो तरह की स्थितियां राजस्थान के अंदर पनप रही हैं। एक तीसरा जिसकी तरफ मैं अपने दोनों साथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ये चुनाव विजावी कांग्रेस के अंदर, देखिए कांग्रेस में धीरे धीरे, आप शायद इस बात से थोड़ी आंशिक असहमति हो सकती है, लेकिन असर बढ़ रहा है। अशोक गहलोत ने जिस तरह से अपनी पॉलिसीज के द्वारा, अपने प्रोग्राम्स के द्वारा लोगों के बीच में पहुंच बनाई है, और अब उनकी भी वो यात्राएं शुरू हो रही हैं, वो भी जनता के बीच में जा रहे हैं, और वहां पर
जो राजस्थान का नेतृत्व है अशोक गहलोत जी वाला, और अशोक गहलोत जी के पास जितने लोग हैं, जितने साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो सारा का सारा एक कलेक्टिव विजडम के साथ सक्रिय हो रहा है। हालांकि वहां पर भी एक आंतरिक अंतर्विरोध हमको दिखता है, पर वो कलेक्टिव विजडम वहां नजर आ रही है। कलेक्टिव विजडम नहीं आ रही है, और अगर वो है तो केवल एक सरफेशियल तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है। मेरा आज भी मानना ये है कि कांग्रेस की इस रिजीम में बहुत सारी असहमतियों के बावजूद उन्होंने जिस तरह के कार्यक्रमों की शुरुआत की है और जिस तरह से जनता के बीच में उन्होंने अपनी पैठ बनाई है, कांग्रेस को यहाँ पर चुनौती देना उतना आसान नहीं होगा जितना कि बीजेपी के ये शीर्ष नेतृत्व दावा कर रहे हैं। और यही हालात हमारी वहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, गढ़ के अंदर है। असल में बीजेपी को इस समय हार का भय सता रहा है, और हार के भय के सताने के पीछे का आधार यह है कि उनकी पॉपुलैरिटी का शार्प डिक्लाइन। मैंने पिछली बार पता नहीं आपके साथ बात की थी या अन्य किसी चैनल पर बात की थी, मैं राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में गया हूँ, और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में जाकर के जब हम बात कर रहे हैं ना, तो अब अनिल जी वहां पर केवल राज्य का या स्थानीय समस्याएं नहीं है, वहां पर लोग राष्ट्रीय बात भी करने लगे हैं। वहां पर लोग मणिपुर की बात भी उठाते हैं, टूडी की बात भी उठा रहे हैं। कल मैंने जयपुर के अंदर बात की थी, तो जयपुर के अंदर वही लोग जो कि बीजेपी के समर्थक हैं या उनसे सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि बिधूड़ी का यहाँ पर लाना ये टॉक के अंदर क्या करवाने वाले हैं, और उसका अंततः परिणाम क्या होगा। जिस तरह से ये लोग चुनाव में पोलराइजेशन करने के इच्छुक हैं, एक कम्युनल पोलराइजेशन करके चुनाव जीता जाए, जो उनकी पुरानी शैली रही है, मुझे लगता है कि प्रत्येक राज्य अब उस पुरानी शैली को स्वीकार करने वाला नहीं है। ये बात जरूर है कि वसुंधरा राजे और अगर वो सामने फ्रंट पर आती हैं तो ये चुनाव थोड़ा इंटरेस्टिंग तो होगा, लेकिन उससे चुनाव के परिणामों पर कोई बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा मुझे नहीं लगता। और दूसरी बात मैं ये भी कह दूं कि अब पॉपुलैरिटी में ना तो मोदी जी है और ना ही अब यहाँ पर अमित शाह जी हैं। वो जिस तरह से अपनी बातें रख रहे हैं और जिस तरह की आक्रामकता दिखाते हैं, वह आक्रामकता, उनकी वो जो वायलेंट लैंग्वेज है, जो उनकी डेरोगेटरी लैंग्वेज है, वही इनके डिक्लाइन का सबसे बड़ा कारण बन रही है। और शायद उनको अभी तक ये समझ की भाषा और उनके एमपीज और एमएलएस का यह व्यवहार अब आम जनता को बहुत प्रताड़ित करने लगा है। और धीरे धीरे बीजेपी ने जो अपना एक ऑरा डेवलप किया था वह बहुत बुरी तरह से टूटा है। शायद उस ऑरा को संभालने के लिए अगर ये लोग कोई बुनियादी बदलाव कर लें, जिसकी मुझे लगता नहीं है क्योंकि उनकी ये आदत पड़ चुकी है, वो बदलाव होगा नहीं, और उस बदलाव का ना होने का पूरा खामियाजा बीजेपी को आने वाले चुनावों में, इंक्लूडिंग 2024 के चुनावों में भी भुगतना पड़ेगा। परिपक्वता की बात कर रहे हैं ओम सैनी सर कि किस तरीके से भैरव सिंह शेखावत के पास वसुंधरा आई, तब क्या किस तरीके से वो कदम उठाती थी, और आज जो उनका कदम है वो बेहद सधा हुआ कहा जा सकता है सियासत में आज के दृष्टिकोण से। जब वो मुख्यमंत्री रही, सबसे बड़े जनाधार वाला उनको नेता कहा जाता, उसके बावजूद भी जिस तरीके से उनको साइडलाइन किया जा रहा था, उन्होंने भाजपा का समर्थन किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन खुल करके उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। और विरोध जो नहीं उन्होंने खुल करके किया वो क्या अब उनके फेवर में कहीं ना कहीं जाता हुआ दिख रहा है। जो जनता में भी जिस तरीके की बात अपने जो प्रतिक्रियाएं दर्शकों की आ रही हैं उसके हिसाब से भी लगातार लोग भले ही भाजपा को फेवर ना कर रहे हो, भाजपा के अगेंस्ट बात कर रहे हो, सरकार जो भाजपा की पहले की रही हो भले ही उसका समर्थन ना कर रहे हो, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ कहीं ना कहीं खड़े हुए तमाम लोग दिख रहे हैं। और जो सर्वे की रिपोर्ट्स जो तमाम अलग अलग माध्यमों से आती हैं उसमें भी वसुंधरा को बड़ा मजबूत नेता माना जाता है। तो क्या ये जो विरोध ना करना है वो अब वसुंधरा राजे के फेवर में खड़ा हुआ दिख रहा है, उसका कुछ फायदा उनको मिलेगा? नहीं, बिल्कुल वाजिब कही है। जबकि वो भैरव सिंह शेखावत के साथ सामने आई थी और उसके बाद बड़ी एक टैगलाइन ओम जी हमेशा राजस्थान के अंदर चली वसुंधरा जी को लेकर के, जिसको वसुंधरा जी बहुत इस्तेमाल करती थी कि मैं तो 36 कौमों की हूँ। और वो जो एक उनका अपना टैगलाइन था ना, उस टैगलाइन ने वसुंधरा राजे को
राजस्थान के हर क्षेत्र में लोकप्रिय बना दिया। प्रोफेसर राजीव गुप्ता सर, जो बात हम लोग कर रहे थे कि वसुंधरा राजे सिंधिया का खुल करके भाजपा का विरोध ना करना क्या उनके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है, उसका कुछ इम्पैक्ट होगा वसुंधरा राजे सिंधिया के फेवर में? जी, तो मैंने पहले भी कहा कि वसुंधरा राजे ने एक ये साबित किया अपने पूरे दौर में कि वो 36 कौम को उसको लीड करती हैं, उसका नेतृत्व करती हैं। एक बात और जो हमारे दोनों साथी भी इस बात को समझते हैं कि वसुंधरा राजे का जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व है वो सामंती संस्कृति और लोकप्रिय चेहरा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, और उस कॉम्बिनेशन की पॉपुलैरिटी यहाँ के रूरल एरियाज के अंदर होती है। वो एक चेहरा है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत का चेहरा है, जो अशोक गहलोत का चेहरा हर सामान्य जन के चेहरे में नजर आता है। तो वो क्योंकि वो उनके पास कोई सामंती शैली नहीं है, तो वो जिस तरह से बातचीत करते हैं उसमें लगता है कि वो जनता के बीच में पूरी तरह से घुले मिले हैं, और वसुंधरा राजे जी का अपना पॉपुलिज्म है। इसमें अभी हमको देखना होगा कि बदलाव क्या आता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो मैं यहाँ रेस करना चाह रहा था और जिसकी चर्चा मेरे दोनों साथी भी शायद इसमें करेंगे, क्या मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी एमपीज को और मिनिस्टर्स को टिकट दिए जाएंगे जो केंद्र में काम कर रहे हैं? अगर वो केंद्र में, तो अब इसके दो परिणाम मेरे सामने हैं, जो दो संभावना है। मैं जो अपने समाज के बारे में जो मेरी समझ है उसके बारे में, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि एक तो ये कि क्या नरेंद्र मोदी इन सारे मंत्रियों से और एमपी से खफा हो गए हैं कि वो जिस तरह का वहां पर उनको अपना काम करना चाहिए था उस तरह से नहीं है, तो भाई चूंकि ये एमपी का चुनाव जीते हैं इसलिए इनको विधानसभा में भेज दिया जाए। या तो ये इनके पास में संभावना ये लगा रहे हैं, या दूसरा इनको ये लग रहा है कि राज्य के अंदर इतना डिसेंट है और उस डिसेंट को न्यूट्रलाइज करने का, और वहां पर कोई महत्वपूर्ण नेतृत्व क्योंकि नहीं आ पा रहा है, इसलिए इसमें से कोशिश की जाए कि शायद कोई महत्वपूर्ण नेतृत्व निकल करके आए। वसुंधरा राजे इन दोनों ही स्पेस में फिट नहीं होती हैं, और इसलिए मेरा अपना मानना है कि वसुंधरा राजे के साथ में इनका अपना किसी भी तरह का कोई पॉसिबल कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं लगता, क्योंकि वसुंधरा राजे एक दबंग लीडर हैं और वही उनकी दबंगता, उनकी पॉपुलैरिटी भी है। वो कहीं समझौता नहीं करती हैं, वो किसी भी चीज में समझौता नहीं करती। हमारा तो 2-3 बार उनसे जब बातचीत का अवसर मिला था, जब चीफ मिनिस्टर थी वो वहां पर विश्वविद्यालयों के मुद्दों पर, तो वो जिस तरह से बात करती थी, बहुत पॉपुलैरिटी के साथ, बहुत एफिनिटी के साथ बात करती थी। लेकिन हमारे एक मित्र ने वहां पर कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिस स्टेटमेंट के बाद में वसुंधरा राजे ने खड़े होकर के कहा नथिंग डूइंग,